iOS डेवलपमेंट की दुनिया में @IOBLET और @iAction अक्सर वो पहली चीजें होती हैं जो किसी जादू की तरह लगती हैं, है ना? कोड में बस एक लाइन लिखो और बूम, आपका ऐप काम करने लगता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये कोई जादू नहीं है। तो चलिए आज इस जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। आप कोई भी स्टोरी बोर्ड बेस्ड प्रोजेक्ट उठाकर देख लीजिए, ये दोनों आपको हर जगह मिलेंगे। ये एक तरह से वो अदृश्य धागे हैं जो आपके विजुअल डिज़ाइन को आपके लिखे हुए कोड से जोड़ते हैं। पर सवाल ये है कि ये धागा असल में काम कैसे करता है? तो असली सवाल यही है, पर्दे के पीछे आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक्स कोड का कोई कमाल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सिस्टम काम कर रहा है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। पहेली के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, @IOBLET। ये कैसे पक्का करता है कि हमारा कोड स्क्रीन पर मौजूद किसी बटन या लेबल को देख सके और उसे कंट्रोल भी कर सके? सीधी भाषा में कहें तो IB आउटलेट आपके कोड में एक वेरिएबल बनाने जैसा है जो सीधे आपके डिज़ाइन में मौजूद एक UI एलिमेंट की तरफ इशारा करता है। ये उस एलिमेंट को एक नाम देने जैसा है ताकि आपका कोड उसे पहचान सके और उसके साथ कुछ कर सके। इसे एक पुल की तरह सोचिए, एक तरफ आपका कोड है और दूसरी तरफ स्क्रीन पर दिखने वाला वो विजुअल एलिमेंट। @IO आउटलेट वो पुल है जो इन दोनों को जोड़ता है और इसी पुल के जरिए आपका कोड किसी लेबल का टेक्स्ट बदल सकता है या किसी बटन को गायब कर सकता है। ये एक बहुत ही आम कोड का उदाहरण है। यहाँ ज़्यादातर चीज़ें तो सीधी हैं, लेकिन एक छोटा सा शब्द है जो बहुत बहुत ज़रूरी है, वीक। तो सवाल उठता है कि ये कनेक्शन वीक ही क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं? इसका जवाब iOS में मेमोरी मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जुड़ा है, जिसे कहते हैं रिटेन साइकिल। चलिए समझते हैं ये क्या बला है। इसे ऐसे समझिए, व्यू कंट्रोलर अपने व्यू को मजबूती से पकड़कर रखता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। अब अगर वो व्यू भी पलटकर कंट्रोलर को उतनी ही मजबूती से पकड़ ले तो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, तब भी नहीं जब उनकी जरूरत खत्म हो जाए। यही है रिटेन साइकिल और ये एक तरह का मेमोरी लीक है। वीक कीवर्ड इस रिश्ते को एक तरफा बना देता है, जिससे ये साइकिल टूट जाती है। तो ये कनेक्शन असल में जुड़ता कैसे है? जब आप ऐप बनाते हैं तो सिस्टम बस एक नोड बना लेता है कि अच्छा, इस प्रॉपर्टी को उस UI एलिमेंट से जोड़ना है। फिर जब आपका ऐप असल में चलता है तो iOS एक ऑपरेटर की तरह काम करता है जो इन नोड्स को पढ़कर सही तारों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जानते हैं कि कोड UI को कैसे देखता है, पर UI किसी के एक्शन को कोड तक कैसे पहुंचाता है? यहीं पर हमारी पहेली का दूसरा हिस्सा आता है, @action। अगर @IOutlet एक पुल था तो @iAction एक ट्रिगर है। जब स्क्रीन पर कोई एक्शन होता है, जैसे बटन दबाना, तो ये ट्रिगर आपके कोड में मौजूद एक खास फंक्शन को चला देता है। एक टिपिकल @iAction कुछ ऐसा दिखता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक यानी फंक्शन है, कोई वेरिएबल नहीं। इसका काम है बस इंतज़ार करना, और जैसे ही कोई उस बटन को टैप करता है, ये फंक्शन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ये टारगेट एक्शन नाम की एक बहुत पुराने और भरोसेमंद सिस्टम पर काम करता है। स्टोरी बोर्ड में बस एक निर्देश लिखा होता है, इस बटन जो कि टारगेट है पर टैप होने का इवेंट जो कि एक्शन है हो तो उस वाले फंक्शन को कॉल कर देना। बस इतना ही सिंपल है। तो हमने @IOutlet और @iAction को अलग अलग देख लिया, लेकिन इन्हें गहराई से समझने का असली फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपको एक बेहतर डेवलपर बनाता है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, @IOutlet और @iAction सिर्फ मार्कर हैं, सिर्फ निशानियाँ। असली वायरिंग मतलब असली कनेक्शन तब होता है जब ऐप लॉन्च होता है। ये सब कुछ रन टाइम पर होता है, कंपाइल टाइम पर नहीं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, @Outlet क्या का जवाब देता है। हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं? एक लेबल, एक बटन? और @Action कब का जवाब देता है? कोड कब चलना चाहिए? जब बटन पर टैप हो। तो क्या और कब? तो ये सब जानने से मिलती है नई डेवलपर सुपर पावर्स। अब UI से जुड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा तेज़ी से डिबग की जा सकती हैं, मेमोरी लीक जैसी गलतियों से बचा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, अब उस दुनिया के लिए भी तैयारी हो जाती है जहां UI पूरी तरह से कोड से बनाया जाता है।
तो अब जब इस जादू का पर्दा हट चुका है, तो सवाल ये नहीं है कि ये कैसे काम करता है, सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ अगला बेहतरीन ऐप कौन सा बनने वाला है।